So welcome students, let us start with our DPP 007. ठीक है, so let us start with our DPP 07. Let us start with the first question. The Ventos factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively. तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, less than 1 and greater than 1, less than 1 and less than 1, greater than 1 and less than 1, greater than 1 and less and greater than 1. When you will do this question, ever if you get this question, you should always remember this. But for now, let us see how to determine it. Okay, let us take a simple example. कोई भी एक salt लेते हैं AB. When it breaks down into A plus and B minus. ठीक है, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा? What is n? Number of particles after dissociation. डिसोसिएशन के केस में, ये मैंने पहले डिसोसिएशन का केस ले लिया. डिसोसिएशन के केस में इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर व्हाट? आफ्टर डिसोसिएशन. ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूज जितने होंगे उसको ऐड करने से तुमको मिल जाएगा n का values, so it is 2. okay, now for dissociation I का value कैसे निकालते हैं? Alpha, which is degree of dissociation, is given by 1 minus I and 1 minus n. ठीक है, तो इसको solve करते हैं. It will become alpha 1 minus n is equal to 1 minus I. So alpha, the value of alpha is always 0 से लेके मैक्सिमम 1 ही आ सकता है, नॉट मोर देन दैट. सो अल्फा विल बी 1 माइनस एन. एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई. ठीक है, सो व्हाट डज दिस गिव्स अस? सो इट विल बिकम अल्फा इंटू -1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई. सो अल्टीमेटली दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस अल्फा 1 माइनस जस्ट 1 सेकेंड, 1 माइनस आई. तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा. ठीक है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0. सिंस अल्फा इज नेवर ए नेगेटिव नंबर, अल्फा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता. अल्फा इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेंज इज बिटवीन 0 to 1. ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन सी दैट दिस नंबर ऑफ, जो ये नंबर निकल के आया, आई का वैल्यू जो निकल के आया, दैट इज ग्रेटर देन 1 because it is I plus alpha. So let us try the same thing for association. ठीक है, याद रहेगा. So it is always greater than 1. That means it is greater than 1. Greater than 1. Option C या D के बीच में कोई एक हो सकता है, बट कौन सा? Let us see. Now for association. Association के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा. Let us take an equation. A plus A giving you A2. ठीक है, इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? Here n means for association number of particles बिफोर एसोसिएशन. ठीक है, बिफोर एसोसिएशन. तो कितने पार्टिकल्स थे बिफोर एसोसिएशन? आई कैन क्लियरली सी इट इज एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू जो है उसको ऐड करने से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज इक्वल टू 2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 माइनस 1 बाई एन. ठीक है, तो क्या निकलेगा? अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई. तो n का वैल्यू क्या है? 2 है. सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बिकम, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अल्फा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस आई. ठीक है, I don't have space much here, so I'll just rub everything, just remembering the fact that I is greater than 1 for dissociation. Okay, so next is अल्फा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई. ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अल्फा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई. तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस हाफ ऑफ अल्फा. सो आई कैन क्लियरली सी दैट द वैल्यू of I here is actually 1 minus half of alpha, which is lesser than 1. Okay,
lesser than 1. So the value of I over here is lesser than 1. Okay, so इसको तो हम लोगों ने दिखा दिया, बट व्हेन यू विल डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू नो दैट आई का वैल्यू एसोसिएशन के लिए 1 से कम होता है और आई का वैल्यू डिसोसिएशन के लिए 1 से हमेशा ज़्यादा होता है. इज इट ओके? सो आई होप दैट you know this. I hope that you remember this. Okay, this is option C is the correct option. Clear? Next question. As a result of osmosis, the volume of more concentrated solution, more concentrated को क्या बोलते हैं? Hypertonic. Okay, more concentrated solution is said to be hypertonic solution. So actually osmosis का process होता क्या है? We take a chamber, एक chamber ले लेते हैं, and this chamber like we take a vessel, और इसको हम लोग 2 chambers में divide करते हैं with the help of something known as the SPM. SPM क्या होता है? SPM is our semi permeable membrane. Is it okay? तो एक तरफ क्या है, एक तरफ एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा solute particles हो. Okay, higher concentration of solute particles is available over here, and the other side is having lesser number of solute particles. तो एक तरफ ये हो गया हाइपर, एक हो गया हाइपो. ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है? In case of osmosis what happens? Solvent particles, not solute particles, solvent particles जो है it flows from lower concentration of solution to higher concentration of solution automatically. You don't have to do anything. बस इन दोनों solution को एक SPM, semi permeable membrane, okay, semi permeable membrane, इन दोनों solution को बस semi permeable membrane से separate कर दो, automatically osmosis अपने आप चालू हो जाएगा. You can see since the solvent in hypertonic solution increases. सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्योंकि फ्लो हो रहा है तो सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होगा वो इंक्रीज करेगा. सॉल्वेंट का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज. करेक्ट, volume of the solution will increase. So therefore what will happen? As a result of osmosis, the volume of the more concentrated solution gradually increases. So this is the correct answer. Is it okay? ठीक है. Next question, question number 3. Question number 3 में क्या कहा गया है? Let us see. An ideal solution is formed when its components. पहले बता देता हूँ, ideal solution जो होते हैं उनको 3 laws follow करना पड़ता है. What are the 3 laws? The first is it follows what? It follows Raoult's law. ये Raoult's law को follow करते हैं. What is Raoult's law? Raoult's law says that अगर 2 components है, पकड़ लो A and B, there are 2 components, 2 volatile components in a solution. अगर ये दोनों volatile है, they are volatile components and they are mixed up to make a solution. तो PA is equal to P naught AXA and PB is equal to P naught BXB. Then this is Raoult's law. ठीक है, this is Raoult's law. And PT, total pressure, is equal to P naught AXA plus P naught BXB. So if any solution follows this particular law, then it is said to be ideal solution. ठीक है, this is the number 1 point. Number 2, second point क्या है? Delta V mix should be equal to 0. मतलब तुमने क्या किया? अगर 2 लीटर का सॉल्यूट और 2 लीटर का सॉल्वेंट को अगर तुम लोगों ने मिक्स कर दिया, it should give you a result of 4 लीटर of the solution. ठीक है, 4 लीटर से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, because it happens that the resulting solution has a greater or a lesser volume than the combination, than the sum of the individual volumes of the solute and solvent. ऐसा हो सकता है. ठीक है, so we have already studied that part that comes in negative deviation, how it happens. If you know the negative deviation, you can answer that well. So delta V mix should be equal to 0. And the third point is that it should not be endothermic reaction, neither exothermic reaction. मतलब solute और solvent को mix करने से heat should not go out of the compound or heat should not be absorbed in the मतलब
system. Okay, so it should also be equal to 0. ये तीन लॉ अगर फॉलो हो रहा है then only some solution can be said to be ideal solution. ठीक है, तभी जाके इसको ideal solution कह सकते हैं. So an ideal solution is formed when its component have no volume change on mixing. Very good, this is correct. Have no enthalpy change on mixing. Very good, correct. Both A and B are correct. हाँ बिल्कुल correct है. And neither A and nor B is correct. No, this is incorrect. ठीक है, so option C is the correct option. Let us go for the next question. 10 gram of sodium chloride is dissolved in 10 to the power 6 gram of the solution. Its concentration is, इसका concentration क्या होगा. ठीक है, so हम जब ppm के हिसाब से कुछ भी निकाले, देखो यूनिट्स में ppm है, so ppm के हिसाब से अगर निकालते हैं तो it is always parts of solute divided by total parts of the solution, total parts of solution into 1 million. 1 million में कितना zeros होते हैं 6. ठीक है, 1 million. Okay, let's see. So parts of the solute क्या होगा, it will be 10 gram and divided by total parts of the solution. What is the total parts of the solution? It is 10 to the power 6. Very good, 10 to the power 6 gram into 10 to the power 6. ठीक है, तो if I do the calculation it will come up to be, ये 10 to the power 6 10 to the power 6 cancel हो चुका है. The final answer is what? It is 10. So it is 10 ppm. So the correct option is option number D. Okay, so let us move on to the next question. A value of Henry's constant Kh increases with increase in temperature, decreases with decrease in temperature, increase in temperature, remains constant, first increases then decreases. Okay, so value of Kh. By the way, value of Kh क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, हेनरीज कांस्टेंट. इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. क्या क्या है वो फैक्टर? नंबर 1 इज नेचर ऑफ द सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट, हालांकि इस क्वेश्चन में कोई भी सॉल्यूट रिलेटेड मतलब नेचर रिलेटेड बात नहीं किया हुआ है. सो इट इज नेचर ऑफ द सॉल्यूट इज one of the factors that influences the value of Kh. Number 2 is nature of solvent. ठीक है, and number 3 is temperature. ठीक है, temperature है. Now temperature is, I can see that in the first and second option temperature is mentioned. So I would like to say you one thing students, please remember KH जो होता है ये डायरेक्टली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ KH भी बढ़ेगा. ओके, KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH का वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ जाएगा. सो आई कैन डायरेक्टली राइट द ऑप्शन A एज द करेक्ट ऑप्शन. इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इज इट ओके? और बाय द वे डू यू नो स्टूडेंट्स के KH का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस घटेगा. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा. इट विल बिकम लेसर एंड लेसर. ओके, so I hope this part is very much understandable to you. Why I wrote this point? Because our next question says so. The value of Henry's constant Kh is greater for gas with higher solubility, the greater for gases with lower solubility. Okay, so this is our correct option. Greater for gases with lower solubility. Kh का value ज़्यादा होगा is inversely proportional to solubility. ठीक है, जितना ज़्यादा value Kh का उतना कम उसका solubility. It is not constant for all gases. Rest of all the options are incorrect. Okay, so till question number 6 I think everybody is clear about it. Okay students, let us go for the next question. Okay students, let us go for the next question. The question is the elevation and boiling point of a solution of 13.44 gram of copper chloride in 1 kg of water using the following information will be. उन्होंने क्या पूछा है? elevation of boiling point which can be determined by delta TB. ठीक है,
तो डेल्टा टी बी के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ solutions is delta TB is equal to KB into M where KB is the constant जो कि वैल्यू दिया हुआ है. वाटर के लिए यही वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, याद रखना. कभी कभार अगर वैल्यू नहीं दिया हो KB का, if it is water you have to remember this. Molality can be determined. Molality can be determined, but there is one more thing that we must include from now onward since we have done this chapter, that is the Van Thos factor. ठीक है, तो Van Thos factor बहुत ही इंपॉर्टेंट है and this is copper chloride, any kind of salt, mostly it is very strong in nature. Okay, so it's a strong electrolyte. कॉपर क्लोराइड अगर पानी में जाके डिसइंटीग्रेट होता है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म Cu2 plus and 2Cl minus. If it dissociates it forms this. So what is the number of N? What is how many particles have actually dissociated? कितने particles dissociate हुए? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. So N का वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी नॉट M but N. ओके, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू आवर 3. ठीक है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा. करेक्ट. नाउ आई हैव टू डू दिस. सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने पहले बताया था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर यहाँ पे देखो अल्फ़ा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 पकड़ना है. अगर अल्फ़ा के बारे में लाइक अल्फ़ा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एनीवेयर. सो लेट अस टेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 सिंस इट्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. तो इन दैट केस आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू n डायरेक्टली. आई कैन शो यू हाउ इट इज इक्वल टू n. अगर दिखा देता हूँ अगर किसी को याद नहीं होगा, अगर बाई चांस. द वे टू डिटरमाइन आई वॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 - i 1 - n. तो 1 - n अल्फा इज इक्वल टू 1 - i. अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 - n इंटू 1 इज इक्वल टू 1 - i. तो 1 - n इज इक्वल टू 1 - i. तो 1 कैंसिल हो जाएगा, -n इज इक्वल टू -i, देयरफॉर i इज इक्वल टू n. तो इसीलिए मैंने क्या लिखा था, i इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स n. ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यू कैन सिंपली रिमेंबर, नो नीड टू डू दिस calculation, you can always remember alpha is equal to, sorry, I is equal to directly equal to the number of particles, okay, n after dissociation. Okay, so this part is over. तो I is equal to n होगा तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3. So let us do the calculation. 3 into what is the value of Kb. Kb का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.52. Now we have to find out the value of m not directly given, so weight of the solute divided by molar mass of the solute into weight of the solvent. These three things, there's 3 factors, weight of the solute, molar mass of the solute and weight of the solvent is taken in terms of gram. ठीक है, तो ये 1000 हो जाएगा. यहाँ पे 1 kg वाटर है, सो सिंस आई हैव ऑलरेडी टेकन 1000 सो आई कैन पुट इन ग्राम ऑल्सो, डज नॉट मैटर एट ऑल. तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, 3 इंटू 0.52 इंटू वेट. वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द गिवन सॉल्यूट, कितना दिया हुआ है सॉल्यूट, 13.44 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 13.44 इंटू 1000. सो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, ये कैंसिल, इट विल बी 10 टाइम्स, राइट. Okay, 1 second. It is not 13.44, it is, what is the molar mass, 134.4. So it will be 1 by 10 times. Okay, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 into 0.52. All right, so let us do the calculation. What is 0.3 into 0.52? So it is nearly equal to 0.16, nearly, okay, nearly equal to 0.16. So delta TB will be 0.16 Kelvin. Okay, even if they mentioned 0.16 degree Celsius does not matter because difference जो होता है चाहे वो Kelvin में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, दोनों सेम रहता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए. ऑल राइट, इफ यू डोंट यूज आई अगर आई का वैल्यू अगर ना यूज किया जाए इस क्वेश्चन के लिए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इस ऑप्शन में है. इट इज नियरली 0.05. ओके, इफ यू डोंट यूज द वैल्यू ऑफ आई, सो बी केयरफुल, ट्राई टू यूज द वैल्यू ऑफ आई वेर एवर पॉसिबल. नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन is -0.186 degree Celsius. Okay,
सॉल्यूशन का बात कर रहा है। सॉल्यूशन क्या होता है, टी एफ को हम लोगों ने सॉल्यूशन कर दिया, इट इज़ -0.186 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, क्योंकि वाटर है, एक्वस मतलब वाटर, वेन एवर वाटर इज मैंशन यू शुड रिमेंबर इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ द वैल्यूज ऑफ के बी एंड के एफ ऑफ वाटर आर 0.52 कैल्विन के जी, ये पर मोल होगा, -1 ऊपर होगा, एंड 1.86 किलो कैल्विन के जी पर मोल, -1 ऊपर होगा। देन द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, इन्होंने पूछा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो यार सब कुछ फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से क्यों, just to find out the molality, okay, क्योंकि molality mention नहीं है, so for that purpose, so let us find, no issues, delta TF is equal to KF into molality, ठीक है। or we can do that also if we just take the two values, suppose this is equation 1, I ले सकते हैं, should I take I? Since the salt is not mentioned, therefore I'll not take I here, because I को अगर हम लोग ले लेते हैं, suppose if I take I, but on what basis, no, there is no salt mentioned, so let us not take it for this, okay, not take it. So delta TB क्या हो जाएगा, delta TB is equal to same equation KB, or you can take I, does not matter, what we are going to do, I does not matter, into M, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। क्या करेंगे, 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m, I इंटू KB इंटू स्मॉल m, ठीक है। I कैंसल, M कैंसल, डेल्टा TF बाई डेल्टा TB। डेल्टा TF तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेल्टा TF, डेल्टा TF विल बी T0F माइनस TF, ओके। सो डेल्टा TF हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, डज नॉट मैटर, बिकॉज हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, T0F ग्रेटर माइनस द स्मॉलर, दैट इज TF इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 0.186, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, प्लस ऑफ 0.186, दिस द वैल्यू 0.186 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इज इक्वल टू KF, व्हाट इज KF, 0.52, okay, this is 0.52 and the upper one will be 1.86, 1.86, ठीक है। तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, डेल्टा TB का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.186 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाई 1.86, ओके, 0.520 हो गया। All right, so let us do the calculation. 186 10 times, so it will be 0.052, and we have taken everything in terms of, see, डेल्टा TB चाहे तुम केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस हमेशा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज ऑलवेज सेम, वेदर इट इज डिग्री सेल्सियस और केल्विन। So we can simply take Kelvin, does not matter. So the answer is D. The answer is, correct answer is D. ठीक है, समझ में आ रहा है? Okay, let us go for the next question. In a 0.2 mole aqueous solution, मोलल का मतलब क्या होता है, मोल पर kg of a weak acid HX, ठीक है। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज 0.3। ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू 0.3। अल्फा का वैल्यू जो होता है इट इज 0 to 1, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए टुवर्ड्स 1 एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टुवर्ड्स 0। टेकिंग KF ऑफ वाटर इज एज 1.85, 1.86 होता है, बट दे हैव टेकन 1.85, दैट इज ऑल्सो ओके। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालने दिया, दैट इज TF को निकालने दिया है। वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। बाय द वे अल्फा से वी हैव टू टेक आउट I, 1 माइनस I, 1 माइनस N, ठीक है। HX अगर टूटेगा, बिकॉज दिस इज एन एसिड, इट ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड X माइनस, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, N, स्मॉल n, ओके, दिस N का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी, आई विल जस्ट राइट अगेन, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2, okay. The value of N will be 2 because the number of particles after dissociation is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2, ठीक है। So N का वैल्यू मिल गया,
ओके देन अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 माइनस 2, सो इट इज माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई. आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा. Okay, what is the value of alpha? 1 plus 0.3, that is 1.3. We have seen the previous question that alpha for dissociation is always greater than 1. ठीक है, alpha for dissociation is always greater than 1. It is the proof. ये question एक proof है 1.3. All right. So हम लोग का I का वैल्यू तो निकल गया, it is 1.3. What is the value of KF? Given 1.85. मोलैलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 मोलल. मोलल का मतलब होता है मोल पर केजी. नाउ यू हैव टू फाइंड डेल्टा टी एफ. फाइंड डेल्टा टी एफ फर्स्ट, डज नॉट मैटर. ठीक है, डेल्टा टी एफ कितना आता है देख लो एक बार. ओके, इट कम्स टू बी 0.48. ठीक है, डेल्टा टी एफ, ट्राई टू पुट ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस, नॉट मोर देन दैट. 0.48 आता है डेल्टा टी एफ. सो डेल्टा टी एफ, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी एफ इज ऑलवेज टी नॉट एफ माइनस टी एफ. ओके, now we have to take out the temperature in terms of what? In terms of degree Celsius. All right, no issues, no issues, because we are simple. देखो इस बार हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में नहीं निकाल सकते, because they are directly asking you freezing point of the solution, not the difference in the freezing point, because this whole equation deals with Kelvin and not with degree Celsius. लेकिन difference में कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, when we take the difference of two freezing point of the solution and the solvent, it does not matter. So T naught F कितना होगा? Because it is pure water, it should be 273 Kelvin, and minus TF क्या हो जाएगा? It will be 0.48. So ultimately it will be TF is equal to 273 minus 0.48. That is equal to कितना हो जाएगा? 272.52 Kelvin. ठीक है, 272.52 केल्विन. ओके, अगर इसको हम लोग को अभी एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लाइक व्हाट इज द कैलकुलेशन राइट नाउ. जस्ट वेट 1 सेकेंड. तो यहाँ तक सबको याद है 272.52 केल्विन. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ओके, नॉट इवन 1 मिनट, जस्ट फ्यू सेकेंड्स. ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TF in terms of degree Celsius. So what will be TF in terms of degree Celsius? It will be, actually अगर degree Celsius निकाल दे, 272.5 minus 273 Kelvin हो जाएगा. So it will be ultimately equal to 272.52, right? Minus 273 is ultimately minus 0.48 Kelvin. Okay, minus 0.48 Kelvin, because it is in terms of, so sorry, minus 0.48. we have converted from Kelvin to degree Celsius. ये Kelvin में था, now I am converting into degree Celsius, so it is degree Celsius, minus 0.48 degree Celsius. So correct answer is D. ठीक है, तो D is the correct answer. If anybody has any confusion, please ask me during our live classes. All right, next question. Factor I क्या होगा? Okay, the Van't factor I used for calculation. Okay, let us see the question. If alpha is the degree of dissociation of sodium sulfate, the Van't factor I used for calculating molecular mass is, okay, so what is the, we have to find what? We have to find the Van't factor I for this particular question. तो सोडियम सल्फेट अगर ये डिसोसिएट होता है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2Na प्लस 1 इंटू सल्फेट 2 माइनस. कैसे पता? कोई भी सॉल्ट को ब्रेक डाउन करने का यही तरीका होता है. इट इज ऑलवेज x इंटू AY प्लस y इंटू BX माइनस. ओके, सो दिस इज द वे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n स्टूडेंट्स? तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 + 1 ले लो इसको, इट विल बिकम 3. तो n का वैल्यू बन गया 2 + 1 = 3, करेक्ट. सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 - I डिवाइडेड बाई 1 - n. दिस इज फॉर डिसोसिएशन, क्योंकि ये डिसोसिएशन का है, तो दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड. ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है? I का वैल्यू पूछा है, तो लेट अस फाइंड आउट. नो इशूज. अल्फा इज इक्वल टू 1 - I, 1 - what is the value? -3. It is going to be
-2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, करेक्ट। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू आएगा 1 + 2 अल्फा। ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, करेक्ट। लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। At 25 degree Celsius, the highest osmotic pressure is exhibited by 0.1 मोलर solution of, ये सारे जो सॉल्यूशन हैं इनका कंसेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि ये सारे सॉल्यूशन क्या हो गए, दे आर ऑल आइसोटोनिक, दे आर ऑल आइसोटोनिक, करेक्ट। आइसोटोनिक का मतलब जिनका कंसेंट्रेशन सेम हो, बट देर इज वन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, दैट सम आर इलेक्ट्रोलाइट एंड सम आर नॉट, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कैल्शियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम क्लोराइड जो है इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम क्लोराइड इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज एंड यूरिया दिस आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये सब पानी में जाके डिसइंटीग्रेट या डिसोसिएट नहीं होते हैं, ओके। ऑल राइट, सो जस्ट मेकिंग थिंग्स लिटिल बिट क्लियर दैट in this question all the solutions are isotonic, C and D are non-electrolyte and A and B are electrolyte, ठीक है। non-electrolyte and electrolyte, electrolyte के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा I का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1, इसको याद रखना, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें निकालना पड़ता है, ओके। ऑल राइट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम क्लोराइड, लेट अस सी, फॉर्मूला तो सबके लिए यही होगा, पाई इज इक्वल टू किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा, पाई इज इक्वल टू CST इंटू आई, क्योंकि C तो सबका सेम है, कंसंट्रेशन इज 0.1, S इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सो इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सॉल्यूशंस। टी टेम्परेचर तो सबके लिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हर एक चीज कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द वेरिएबल ओवर हियर, द वेरिएबल इज द वैन टॉप्स फैक्टर। कैल्शियम क्लोराइड के लिए कैल्शियम कैसे टूटेगा, Ca2+ + 2Cl-, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। कहाँ से आया 1, यहाँ पे 1, ये रहा 2, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू को ऐड करते रहो। KCl के लिए क्या आ जाएगा, KCl के लिए वैल्यू हो जाएगा, इट इज सी, KCl के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज दिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंने क्या बोला था, ओके, KCl का वैल्यू क्या हो जाएगा, K++ Cl-, n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, राइट, 1 1 दोनों को मिलाने से 2 बन जाता है। नाउ दिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। For strong electrolyte, I have already mentioned in a previous question. You can see the derivation I have done there. I is equal to n होता है. Is it okay? I का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू n होता है. So एंड आई ऑलरेडी सेड दैट ग्लूकोज और यूरिया के लिए क्या होगा, एंड आई का वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का है, इट इज़ 3, followed by KCl which is 2, and glucose and urea has the value of I 1 and 1. Ultimately the highest value of I is shown by calcium chloride. तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, कैल्शियम क्लोराइड का होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर सम ऑफ द assertion रीजन क्वेश्चन। When methyl alcohol is added to water, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, किसी को अगर याद है तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है? नो, इट डिक्रीजेस। Boiling point of solution should decrease, so this is not a correct point. When a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in volatile solute, देखो volatile solute is added to volatile solvent, elevation, volatile मतलब दोनों का vapors बनता है, liquid in liquid सोच सकते हो, both are liquid, you can think like that because both are volatile in nature. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। कब, किसके केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? फॉर नेगेटिव डेविएशन। दो लिक्विड मिला दो, ठीक है, अगर उनमें नेगेटिव डेविएशन होता है तो फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा नेगेटिव डेविएशन। इफ एनीबडी हैज़ any confusion regarding this, please read the topic, this
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो फर्स्ट पॉइंट इज नॉट करेक्ट, सेकेंड पॉइंट इज करेक्ट. So I'll write the option C. Assertion is no. Assertion is incorrect. I'll write the option D. Okay. Assertion is incorrect. Reason is correct. However, ठीक है. Please go through the part of azeotropes to have confidence on this assertion and reason. Next question. Okay, students. So let us see the next question. Assertion: when a sodium chloride is added to water, a depression in freezing point is observed. बिल्कुल, this is true. Since sodium chloride is an electrolyte, if you add some electrolyte to the water, definitely the freezing point will go down. ठीक है. The lowering of vapor pressure of a solution causes depression in the freezing point. ये तो गांठ बांध के रख दो that everything is happening, at least the first. पहला 3 प्रॉपर्टी क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड नंबर 3 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ये तीनों जो है, दिस इज ओनली बिकॉज वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है इमीडिएटली व्हेन यू put some salt or put some non-volatile solute in the solvent. ठीक है. तो this is also correct. पहला वाला correct है, second वाला भी correct है. A is the correct option. A is correct. Reason is also correct. Assertion is also correct. Reason is also correct. Correct explanation भी है. Okay. This 3 phenomenon takes place due to lowering of vapor pressure. Okay. याद रखना इसको. So let us move on to the next question. Assertion: when a solution is separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecules pass through it from pure solvent side to the solution side. Yes, it is correct. This is our osmosis process. ये osmosis process के बारे में ये assertion है. This is absolutely correct. Next, diffusion of a solvent occurs from a region of high concentration solution to a region of low concentration of solution. No. Diffusion, now it is occurring from low concentration solution to high concentration solution. Okay, so this statement is based on diffusion, which is not that of osmosis. Osmosis के कारण अलग होते हैं. Osmosis में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए जहाँ पे 2 सॉल्यूशन को सेपरेट किया जाए. एक में सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, एक में सॉलिड पार्टिकल्स कम होगा, या फिर तो प्योर ही हो जाएगा. सो इट इज़ हाइपर एंड इट्स हाइपो. ठीक है. इन डिफ्यूजन इज अ सेपरेट थिंग एंड ऑस्मोसिस इज अ कंप्लीटली सेपरेट थिंग. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द असर्शन बिकॉज हियर दे आर टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन अलोन. मैं डिफ्यूजन के बारे में भी बता देता हूँ. इन केस ऑफ हाइपो व्हाट हैपन्स, this solvent particles moves from hypo to hyper. From low concentration to a high concentration, the solvent particles is actually making its movement. ठीक है. This is specially osmosis, जो कि correct statement है. The assertion is correct. In fact, reason में जो statement है वो correct है. Okay, but ये correct explanation नहीं हो सकता. I'll tell you why. सी, डिफ्यूजन का और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. तुमने एक पानी लिया, ठीक है, एक पानी लिया मतलब एक बाल्टी में पानी लिया, देन उसमें क्या डाल दिया तुमने? 4 बूंद उजाला. ओके, सो यू हैव गिवन जस्ट 1 बूंद उजाला. तुमने कुछ बूंद उजाला का दे दिया. आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द होल उजाला हैज स्प्रेड अक्रॉस द बाल्टी ऑफ वाटर. ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रोसेस है, अभी इसको हम लोग ऑस्मोसिस नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को अगर सिंपल शब्द में समझाया जाए, इट मीन्स स्प्रेड टू स्प्रेड. स्प्रेड का स्पेलिंग सही है? बिल्कुल नहीं. ओके, इट इज, क्या कर रहा हूँ, SPREAD. ओके, ऑलराइट. तो डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड होना, and it is used for a different context, not for the above statement. ठीक है. तो इसके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा that is B, because assertion is correct, reason as a statement is correct,
बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है. सो दिस इज योर बी इज द करेक्ट आंसर. So that's all for DPP 007. I hope you have understood everything, and I wish that everybody of you are keeping good health. So thank you everyone. Take care of yourself.